बच्चों लोग, आज हम लोग पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये आपका सबसे इजी चैप्टर है पार्टनरशिप का। इससे पहले जो भी कॉन्सेप्ट और ट्रीटमेंट आपको बताया हूं मैं, चेंज इन प्रॉफिट्स एंड रेशियो में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, वो सब यहाँ बेकार हो जाएगा। मतलब उनका यूज हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बड़ा इजी चैप्टर है। अगर मैं बात करूं डिसोल्यूशन का, तो डिसोल्यूशन होता है एक पार्टनरशिप का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, है ना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, दोनों में अंतर क्या है वो हम पढ़ेंगे। बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि केवल पार्टनरशिप खत्म होता है, बिजनेस चलते रहता है, फार्म चलते रहता है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म में क्या होता है, फार्म बंद हो जाता है ना, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो सर इतना तो हम लोग जानते हैं। तो चलो मैं आपको बता रहा हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है। केवल जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में वो खत्म होता है। मतलब जो पुराना पुराना जो एग्रीमेंट है वो खत्म होता है, उनके बदले एक नया एग्रीमेंट आता है। लिख लो, इट रेफर्स टू ए चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। यहां पर क्या होता है बच्चों लोग, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो खाली चेंज होता है। मतलब जो पुराना एग्रीमेंट है वो चेंज होता है और उसके बदले नया एग्रीमेंट बनता है। मेरा बोलने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जो ओल्ड पार्टनरशिप डीड है वो कैंसल्ड होता है एंड ये न्यू पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड। ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। पुराना जो पार्टनर डीड है वो कैंसल होता है और नया डीड बनता है। मतलब फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो मैं आपको ये लिखाया था कब कब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, मतलब कब कब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कौन कौन सा सर्कमस्टेंसेस में होता है। तो पहला था क्या तुम्हारा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले ए और बी दो पार्टनर थे, 2:1 में 2:1 रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे। अब ए और बी डिसाइड किए हैं कि दोनों प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटेंगे। ये हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। तो केवल क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था, जो पुराना एग्रीमेंट था वो खत्म हुआ और नया एग्रीमेंट बना इनके बीच में। तो ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना। फार्म चल रहा है। दूसरा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। पहले बच्चों लोग दो पार्टनर थे ए और बी, अब एक नया पार्टनर आ गया सी, है ना। अब एक नया पार्टनर आ गया सी। तो सी के आने से क्या होगा, जो पुराना एग्रीमेंट वो खत्म हो जाएगा, इनके बीच में एक नया एग्रीमेंट बनेगा।
रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। चलो 3 पार्टनर थे ए बी सी, है ना। बी रिटायर हो गया तो अब बच गए ए और सी। इसका मतलब यहां पर डिजोल्यूशन हो रहा है, बट किसका हो रहा है? पार्टनरशिप का, फार्म का नहीं, है ना। फार्म चल रहा है, फार्म कंटिन्यू है। फिर है डेथ ऑफ ए पार्टनर। 3 पार्टनर थे ए बी सी, सी का डेथ हो गया तो बच गए ए और बी, है ना। तो बच्चों को बात बताता हूं, एक पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद एटलीस्ट 2 पर्सन, ठीक है मैं बोल देता हूं, ठीक है ना, वो तो लिखा हुआ है। बच्चे लोग रिटायरमेंट के बाद, है ना, बी का रिटायरमेंट के बाद एटलीस्ट 2 पार्टनर बचे हों, है ना, तभी फार्म कंटिन्यू रहेगा। और किसी पार्टनर का डेथ के बाद कम से कम 2 पार्टनर बचने चाहिए, है ना, एज ए पार्टनर। अगर 2 ही पार्टनर हैं, है ना, 2 ही पार्टनर है ए बी और एक का डेथ हो गया तो फार्म डिजॉल्व हो जाएगा, है ना, फार्म बंद हो जाएगा। तो ये था आपका डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब यहाँ पार्टनरशिप खत्म हो रहा है, फार्म खत्म नहीं हो रहा है, फार्म चल ही रहा है। मतलब यहाँ पर यह हुआ कि किसी के आने और जानने से, किसी के आने और जानने से फार्म में कोई फर्क अगर नहीं आ रहा है, फार्म अगर चलते रह रहा है, तो उसको बोलते हैं डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना। कोई आए या जाए, फार्म अगर चलते रहे तो उसको क्या बोलते हैं? डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है बच्चों लोग, कोई आए या जाए, है ना, और अगर फार्म चलते रहे तो वो है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? केवल पार्टनरशिप खत्म होता है, मतलब पुराना एग्रीमेंट उनका खत्म होता है, बिजनेस खत्म नहीं होता है, बिजनेस चलते रहता है। तो हमारा टॉपिक डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है, हमारा टॉपिक है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म, है ना। हमारा जो टॉपिक है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म है। यहां पर क्या होता है? फार्म बंद हो जाता है ना। यहां पर बिजनेस क्लोज्ड हो जाएगा, सब कुछ खत्म, है ना। जितना भी प्रॉपर्टी है उसको बेच खुद के क्या करेंगे? पहले पेमेंट कर देंगे किसको? आउटसाइडर को, जो भी लाइबिलिटी है उसका, और जो बच जाएगा फिर किसको दे देंगे? पार्टनर्स को। तो हमारा टॉपिक यही है, डिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फार्म। लिखो चलो, इट refers to the dissolution of partnership between all the partners। अगर सारे पार्टनर्स के बीच में डिसोल्यूशन हो जाता है तो वो होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इट रेफर्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म। जितने पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिसोल्यूशन हो गया, सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में, मतलब फॉर्म बंद हो गया, तो इसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब यहां पर फॉर्म बंद हो रहा है। तो अब इसका कौन कौन सा मोड है, मतलब किन किन वे में आपका फॉर्म बंद होगा सर्कमस्टेंसेस में? मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म। तो बच्चे लोग, एक तो है आपका डिसोल्यूशन
विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, है ना। कोर्ट के बिना ऑर्डर का बंद हो सकता है फॉर्म, और एक बंद हो सकता है आपका डिजोल्यूशन विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, डिजोल्यूशन विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और डिजोल्यूशन विद, अच्छा, डिजोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड डिजोल्यूशन विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो चलो विदाउट पहले बताता हूं। डिजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, है ना। अगर सारे पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा, सब अपना कंसेंट दे देंगे, अपना सहमति दे देंगे कि हाँ फॉर्म डिजोल्व होना चाहिए, तो फिर आपका फॉर्म डिजोल्व हो जाएगा। ऑल पार्टनर्स और all partners except one become insolvent, है ना। फॉर्म में जितने पार्टनर्स हैं सब इंसॉल्वेंट हो गए हैं, या एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो भी फॉर्म क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो भी फॉर्म क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। या मान लो जो बिजनेस कर रहे थे पार्टनर्स, वो इलीगल हो गया है। क्या हो गया, इलीगल बिजनेस हो गया है, तो उस केस में भी पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। आप इसको बोल सकते हो कंपल्सरी डिजोल्यूशन, है ना। ये आपका हो गया इसको आप बोल सकते हो कंपल्सरी डिजोल्यूशन। फिर बाय एक्सपायरी ऑफ द टर्म और ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब जितना पीरियड के लिए फॉर्म बना था, है ना, जितना टर्म के लिए बना था, जितना ड्यूरेशन के लिए बना था, वो ड्यूरेशन खत्म हो गया फॉर्म का, तो फॉर्म क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। बाय कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के लिए, है ना, अपना फॉर्म बना था, वो ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, तो फॉर्म क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। डेथ ऑफ ए पार्टनर, है ना। तो सर तो यहां भी तो लिखा है था डेथ ऑफ पार्टनर, तो बस चलो मान लो दो ही पार्टनर हैं और उसमें से एक का डेथ हो गया, एक ही बच्चा, तो फॉर्म क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, है ना। चलो, तो इसको आप बोल सकते हो क्या, डिजोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टन कंटिजेंसीज, है ना। फिर डिजोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल। मान लो चलो पार्टनरशिप एट विल है, तो कोई भी एक पार्टनर रिटर्न नोटिस देकर, है ना, बाकी पार्टनर को फॉर्म को डिजॉल्व कर सकता है,
है ना। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो एक पार्टनर बाकी पार्टनर को रिटर्न नोटिस देकर फार्म को क्या कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है। तो ये होगी आपका क्या, डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, है ना। जिसमें पहले आपको मैं बताया क्या, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, फिर आपको बोला कंपल्सरी डिसोल्यूशन, है ना। फिर आपको मैं बोला डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, फिर आपको बोला डिसोल्यूशन बाय नोटिस, है ना। तो मैं क्या क्या बोला शुरू से रीड कर देता हूं। मैं बोला कि अगर सारे पार्टनर कंसेंट हैं तो बाय एग्रीमेंट, है ना, सारे पार्टनर्स अगर रेडी हैं मतलब अपना कंसेंट से क्या कर सकते हैं, वो फार्म को डिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर मान लो सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो फार्म डिजॉल्व हो जाएगा, या एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो भी फार्म बंद हो जाएगा। अच्छा, जितना पीरियड के लिए फार्म बनाए थे वो पीरियड खत्म हो गया, है ना, वो ड्यूरेशन खत्म हो गया तो भी फार्म बंद हो जाएगा। जिस काम के लिए बनाए थे वो काम पूरा हो गया तो फार्म डिजॉल्व हो जाएगा, है ना। किसी एक पार्टनर का डेथ हो गया, अब और एक ही पार्टनर बच गया है इसके बाद, तो फार्म क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपका फार्म पार्टनरशिप एट विल है ना, तो कोई भी पार्टनर बाकी पार्टनर को रिटर्न नोटिस देकर फार्म क्या कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है ना। अब डिसोल्यूशन विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, बस चलो मान लो एक पार्टनर है जो अनसाउंड माइंड का हो गया है ना। जो पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड का हो गया है, मतलब माइंड उसका अनसाउंड हो गया है, अस्वस्थ हो गया है ना। तो उस केस में फार्म क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, ताकि उसके साथ, है ना, कोई धोखाबाजी ना हो। अगर एक पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, कोर्ट को लग रहा है एक पार्टनर इनकेपेबल हो गया है और वो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो कोर्ट क्या करेगा, फार्म को डिजॉल्व कर देगा, है ना। फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, मान लो कोर्ट किसी पार्टनर को गिल्टी पाया, मतलब दोषी पाया ऑफ मिसकंडक्ट, तो उस केस में फार्म क्या करेगा, सॉरी कोर्ट क्या करेगा, फार्म को क्या कर देगा, डिजॉल्व कर देगा। कॉमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अगर कोई पार्टनर, है ना, जानबूझ के एग्रीमेंट को तोड़ रहा है ना, तो उस केस में क्या करेगा, जो कोर्ट है फार्म को डिजॉल्व कर देगा। ट्रांसफर ऑफ होल इंटरेस्ट टू ए थर्ड पार्टी, कोई पार्टनर एक पार्टनर क्या किया है, अपना पूरा इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया है ना। एक पार्टनर क्या किया है, किसी थर्ड पार्टी को अपना पूरा इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया है, तो उस केस में क्या करेगा, फार्म कोर्ट क्या करेगा, फार्म को डिजॉल्व कर देगा, है ना। है ना, एक पार्टनर जब बिना परमिशन का बाकी पार्टनर से बिना परमिशन लिए, बिना कंसल्ट किए अपना सारा इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया किसी थर्ड पार्टी को, है ना, बाहरी आदमी को, तो उस केस में क्या करेगा, फार्म क्या करेगा, सॉरी कोर्ट क्या करेगा, फार्म को डिजॉल्व कर देगा। क्या लग रहा है कि अब
फार्म को ना प्रॉफिट में चलाया नहीं जा सकता है, और प्रॉफिट होगा ही नहीं, है ना, लॉस ही होगा, है ना, है ना। अब खाली लॉस ही होगा फार्म को, तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा, फार्म को डिसॉल्व कर देगा। तो बच्चों लोग, ये कुछ थ्योरेटिकल बात था जो आपको मैं बताया, है ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, खाली पार्टनरशिप एंड होता है, फार्म एंड नहीं होता है ना। फार्म चलते रहता है, मतलब कोई आए या जाए, फार्म चलते रहता है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म में क्या होता है, फार्म में जितने पार्टनर्स हैं, है ना, उनके बीच डिसोल्यूशन हो जाता है, मतलब फार्म बंद हो जाता है ना। यहाँ पर फार्म क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या बोला, दो मोड्स में लिखाया हूं आपको फार्म को क्लोज होने का, एक विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और एक विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो बच्चे लोग, अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं कि कैसे फार्म डिजॉल्व होगा, कैसे फार्म बंद होगा, है ना। बच्चे लोग, फार्म यहां बंद हो रहा है ना, क्लोज कर रहे हैं। क्लोज करना बहुत ईजी है, स्टार्ट करना डिफिकल्ट होता है ना। किसी बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत सारा समय लगता है ना, बहुत सारे फॉर्मेलिटी लगते हैं। बट यहां पर हम बंद कर रहे हैं, तो बड़ा इजी होगा। तो सब मेरे साथ लिखते चलेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, है ना, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फार्म। जब एक फार्म डिसॉल्व होगा तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। बस चलो, मैं एक तो छोटा सा बैलेंस शीट बनाता हूं, ये आपको बनाना नहीं है, आप नहीं बनाओगे। जैसे अपने को दिया है एसेट साइड में, बिल्डिंग दिया है 1,20,000, इन्वेस्टमेंट दिया है 30,600 का, डेटर्स दिया है 34,000, फिर इसका प्रोविजन है, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000, तो ये हो गया 30,000 आपका, ठीक है। मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूं, आपको नहीं बनाना है ना, मैं, ठीक है, खाली बनाऊंगा, आप नहीं बनाओगे। बिल्स रिसीवेबल का हमको लेना है कितना, 37,400। फिर कैश हमारे पास 6,000 है, लॉस हमारा 8,000 है, और गुडविल हमारा है कितना, 4,000। अब देखो इधर हमारा लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स है 82,000, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अपना है 2,000, ये हो गया 80,000। फिर हमारा है बच्चों लोग, अच्छा पार्टनर्स का नाम लिख देता हूँ, पार्टनर्स कौन कौन है, तो ए एंड बी हैं, है ना। पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी। मिसेस एस लोन, है ना, ए की वाइफ से लोन लिए हैं 40,000। 20 लोन, बी लोन दिया है कितना, 24,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड लिखा है 8,000। फिर कैपिटल ए का दिया है 42,000 और बी का भी दिया है 42,000, ये हो गया 84,000, है ना।
ये अगर हम टोटल करने आ जाएंगे तो आएगा 2,36,000। तो बच्चों लोग मैं बोल रहा हूँ फॉर्म हम डिजॉल्व कर रहे हैं, फॉर्म बंद कर रहे हैं। तो मैं फिर से बोलूंगा बंद करना बहुत ईजी है ना। इतना भी ईजी नहीं, मतलब जैसे आपके सर फॉर्म बंद हो रहा है, ताला मारेंगे घर चल देंगे, है ना, और जितना भी एसेट वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह सब वहां पर छोड़ देंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चों लोग। अगर हम फॉर्म बंद कर रहे तो हमारा काम क्या है बताओ, कि सर जो जो भी हमारा प्रॉपर्टी है उनको हम बेचेंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा पैसा रिकवर हो पाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा पैसा रियलाइज कर पाए। और उन प्रॉपर्टी को बेचकर जो पैसा आएगा, पहले पेमेंट किसको करेंगे, घर वाले को कि बाहर वाले को? सर घर वाले को। वाह अरे बाबा। बच्चों उन प्रॉपर्टी को बेच के जो भी पैसा रियलाइज आएगा, रियलाइज होगा या रिकवर होगा, उससे पहले हम बाहर वाले को पेमेंट करेंगे, मतलब बाहरी लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, है ना। फिर जो बचेगा वो मिलेगा मालिक को, मतलब पार्टनर्स को, ठीक है। मैं क्या बोला, सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी एसेट्स वगैरह हमारा प्रॉपर्टी है उनको हम बेचेंगे, है ना, और बेच के जो पैसा आएगा उसमें से पहले हम क्या करेंगे, जो बाहरी लाइबिलिटी है उसका पेमेंट करेंगे, और फिर जो बच जाएगा वो पार्टनर्स लोन को दिया जाएगा, है ना, पार्टनर्स लोग को दिया जाएगा। तो बच्चों लोग क्या प्रोसीजर है फॉर्म को क्लोज करने का, तो मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखाऊंगा, ठीक है। आप ऐसे हम इसको बिना कोई एंट्री जाने भी इसको हम क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, बंद कर सकते हैं, बट आपको मैं कुछ स्टेप्स लिखाऊंगा, ठीक है सर। हाँ देखो बच्चों लोग, मैं एक बात बताऊं, हमको फॉर्म को क्लोज करना है, मतलब जानते हो, है ना, बैलेंस शीट का हर आइटम को जीरो करना है ना। तो बैलेंस शीट का टोटल भी कितना हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। अगर बैलेंस शीट में हमारा 1 रुपया भी रहेगा, है ना, बचा हुआ, इसका मतलब हमारा फॉर्म क्लोज नहीं होगा। फॉर्म हमारा तभी क्लोज होगा बच्चे लोग, जब हम पार्टनरशिप, जब हम बैलेंस शीट का, है ना, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, है ना। हमारा फॉर्म कब क्लोज हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, जब हमारा बैलेंस शीट का बोथ साइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम हमारा है ना, जो भी एसेट लायबिलिटी है उनको यहां से खत्म करना पड़ेगा। चलो जैसे देखो, मान लो बोला है, मैं क्या बोला, जो भी एसेट है उनको हम बेच कर ज्यादा से ज्यादा रिकवर करने की कोशिश करेंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा रियलाइज करने की कोशिश करेंगे अमाउंट। तो बिल्डिंग को मान लो बेचने से हमको मिल रहा है 1,52,000। इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ सुनो, जो हमारा पार्टनर मान लो बी है, उसको लगा वो इन्वेस्टमेंट फायदा है हमारे लिए, तो बी उसको टेक ओवर कर लिया, उस इन्वेस्टमेंट को बी ले लिया। ऐसा हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी को कोई पार्टनर ले ले, तो उसको बी ले लिया है, कितना रुपया में, 27,000 रुपया में। फिर डेटर से 30,000 मिलना था, बट डेटर से बच्चों लोग अपने को मिला 24,000 मिला। बिल से देखो 37,400 लेना था, बट यहां अपने को बिल का जो ये सेटल जो हुआ है एट ए लॉस ऑफ 1,400, है ना, 1,400 लॉस में सेटल हुआ। तो बताओ 37,400 अपने को बिल का पैसा मिलना था, है ना, उसमें से 1,400 लॉस हम लोग को हो गया, मतलब कितना मिला सर, 36,000, ठीक है। कैश को तो नहीं बेचना है कि कैश, वो तो ऑलरेडी कैश में रियलाइज है, और ये पीएल अकाउंट तो आपका लॉस है, इससे कुछ मिलने वाला है नहीं आपको, है ना। और गुडविल,
कितना है 4000 आपका। तो चलो मैं बोल रहा हूं गुडविल से कितना रिलाइज हुआ, क्वेश्चन कुछ बोला ही नहीं है मान लो, है ना। गुडविल से कितना रिलाइज हुआ कुछ बोला ही नहीं है ना। बिल्डिंग से इतना रिलाइज हुआ, इन्वेस्टमेंट से इतना, डेटर से इतना, बिल से इतना, है ना। कैश तो ऑलरेडी रिलाइज है, पीएल लॉस ऐसे कुछ रिलाइज होगा ही नहीं। गुडविल से कितना रिलाइज हुआ नहीं बताया है, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि कुछ भी रिलाइज नहीं हुआ, नील। अगर किसी एसेट से कितना रिलाइज हुआ है, उसको बेचकर कितना मिला है कुछ नहीं बोला है, तो हमेशा एज्यूम करेंगे उससे नील, कुछ भी रिलाइज नहीं हुआ है। अब आ जाओ पेमेंट साइड। मैं क्या बोला, हम यहां पर करने क्या वाले हैं कि सारे एसेट को बेचेंगे और वहां से जो पैसा आएगा उसमें से पहले हम आउटसाइड लायबिलिटी, मतलब जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, हन्नर, लोन, वो सब का पेमेंट करेंगे। फिर उसमें से जो बचेगा, है ना, उसके बाद हम किसको देंगे, पार्टनर्स को। तो क्रेडिटर को देखो 80,000 देना था, और बच्चों लोग क्रेडिटर को ना हर 2 महीने में पैसा मिलता है, पर यहां लिखा है क्वेश्चन में कि क्रेडिटर को 2 मंथ में पेमेंट होता है, बट यहां पर हम क्या किए, इमीडिएट पेमेंट कर दिए क्रेडिटर को। तो इमीडिएट जो पेमेंट कर दिया उसके कारण, है ना, डिस्काउंट मिल गया 10%, है ना। मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि क्रेडिटर को हम लोग हर 2 महीना में पेमेंट करते हैं, बट यहां इमीडिएट पेमेंट कर दिए तो 10% का डिस्काउंट मिल गया हम लोग को। अच्छा एक बात बताओ बच्चों लोग, मिसेस एस लोन, हमारा पार्टनर का नाम ए है, बट ये ए से हम ये लोन नहीं लिए, उसके वाइफ से लोन लिए हैं बच्चों लोग। तो ये घर वाला लाइबिलिटी होगा कि बाहर वाला लाइबिलिटी होगा, बताओ आप लोग। सर जी ये ना बाहर वाला लाइबिलिटी होगा, आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है। चलो ठीक है। अब इसका क्या हुआ सुनो, ये खुद क्या बोल रहा है कि मैं मेरी वाइफ का जो लोन का पेमेंट मैं, अच्छा ये क्या बोल रहा है कि मेरी वाइफ का लोन का पेमेंट मैं कर दूंगा। ए रेडी टू पे हिज वाइफ लोन, ये बोल रहा है कि मैं पेमेंट कर दूंगा। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है कैमरा में। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जैसे मैं बोला कि किसी एसेट्स के बारे में नहीं लिखा है कि कितना रिलाइज हुआ है उससे, तो हम एज्यूम करते हैं कि कुछ भी रिलाइज नहीं हुआ, नील रिलाइज हुआ है। उसी तरह अगर किसी लाइबिलिटी का, जैसे मान लो कि क्रेडिटर को पेमेंट करना है 80,000, कुछ लिखा है नहीं कि क्रेडिटर को पेमेंट किए हैं कि नहीं किए हैं, तो क्या मानेंगे, नील पेमेंट किए हैं क्या, नहीं, जितना बुक वैल्यू है उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। एसेट का केस में क्या होता है, जैसे मान लो बिल्डिंग, यहां लिखा है इस क्वेश्चन में कि बिल्डिंग से 1,52,000 मिला है। अगर मान लो क्वेश्चन ने कुछ नहीं लिखा रहता कि बिल्डिंग से कुछ रिलाइज हुआ है, कुछ नहीं बोला है, तो हम ये एज्यूम करेंगे बिल्डिंग से कुछ भी रिलाइज नहीं हुआ है। बट देखो क्रेडिटर को 80,000 देना है और क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोला है कि कितना पेमेंट किया क्रेडिटर को, तो ये एज्यूम करेंगे वहां पर कि जो बुक वैल्यू 80,000 है उतना पेमेंट करना है क्रेडिटर को। तो बस चलो, मैं अभी तक स्टार्ट नहीं किया हूं आपका ट्रीटमेंट, खाली बता रहा हूं, देखो करेंगे क्या बोल के। तो बस चलो, मैं आपको क्या बोला कि हमको अगर फार्म को क्लोज्ड करना है ना, तो फार्म में हम जितने अकाउंट्स बना के रखे हैं, चाहे बिल्डिंग अकाउंट हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो, डेटर क्रेडिटर का, सबको क्लोज करना पड़ेगा, है ना। मतलब यहां पर हमारा जो बैलेंस शीट है ना, उसका अमाउंट को जीरो करना पड़ेगा। अगर बैलेंस शीट का अमाउंट जीरो नहीं हुआ है तो फार्म क्लोज्ड नहीं होगा। तो चलो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं आपका।
तो बच्चों लोग देखो यहां पर क्या होगा। बच्चों यहां पर हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। जैसे हम बाकी चैप्टर्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते थे, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं प्रिपेयर करके क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। और जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमारे हैं बैलेंस शीट में, उनको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर आपको बैलेंस शीट का अमाउंट जीरो करना है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो बिल्डिंग 1,20,000 है, ये 30,600 है, ये 30,000 है, ये सबको हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, है ना। कैसे खत्म करेंगे, इनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एसेट लायबिलिटी का, फिर हम क्या करेंगे, रियलाइज करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले बुक वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे, एसेट एंड लायबिलिटी का ट्रांसफर, बुक वैल्यू ट्रांसफर करने के बाद हम रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, जो एसेट लायबिलिटी है उसका बुक वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद क्या करेंगे, एसेट्स को बेच के जो रियलाइज होगा उसमें से हम पेमेंट करेंगे लायबिलिटी का। लिखो सबसे पहला, एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ all the assets to realization account at book value। बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू आपका बैलेंस शीट में मेंशन है ना, मतलब वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द बैलेंस शीट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है बच्चों लोग, कि जितने एसेट्स हैं हमारा बैलेंस शीट में उनको हमको ट्रांसफर करना रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर अपने को बैलेंस शीट का अमाउंट को जीरो करना है तो बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं उनको हमको यहां से निकाल के कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो चलो अब यहां से एसेट हम ट्रांसफर करेंगे, मतलब एसेट हमारा यहां घटेगा। एसेट बढ़ने से आपका डेबिट होता है, तो घटने से क्या होगा, क्रेडिट होगा। और अभी हम क्या बोलेंगे, अभी के लिए क्या बोलेंगे, एसेट हमारा घट रहा है मतलब नुकसान, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, है ना। जब भी आपका नुकसान होगा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और फायदा होने से रियलाइजेशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं, एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। और जितना भी एसेट्स लिखोगे अलग अलग लिखना, इंडिविजुअली, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, जैसे मेरा इस नंबर में अगर मैं लिखूं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल, ऐसा लिखेंगे हम लोग। अब ना बड़ा कुछ नोट लिखो आप यहां पर। सबसे पहले लिखो नंबर 1, कैश एंड बैंक बैलेंस। कैमरा में प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे लोग, ब्लर हो जा रहा है पूरा वीडियो। इसके पास मेरा सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन मेरे पास तो नहीं है। तो देखो मैं क्या लिखा हूं, कैश एंड बैंक बैलेंस। तो ये पहले से रियलाइज है तो इसको हमको रियलाइज में ट्रांसफर नहीं करना है। मतलब कौन सा एसेट्स से हम रियलाइज कर सकते हैं, है ना, फ्यूचर में, उनको एक तरह से ट्रांसफर किया जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो कैश एंड बैंक बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करना है। डेबिट बैलेंस
डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, मतलब जो लॉस होगा, ठीक है। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, इसके बारे में आप जानते हो, जिसका रिकॉर्ड बैलेंस शीट के अंदर नहीं है ना, जिसका रिकॉर्ड आपको बैलेंस शीट के बाहर मिलेगा एडजस्टमेंट में, मतलब अगर कोई ऐसा एसेट्स है ना, तो उसको भी ट्रांसफर हम रिलाइजेशन में नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट का अमाउंट को जीरो करना है ना, तो बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर कोई एसेट बैलेंस शीट के अंदर है ही नहीं तो उसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो कैश एंड बैंक बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। मतलब मेरा इस क्वेश्चन में हम लोग कैश को ट्रांसफर नहीं करेंगे, पीएल को भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, मतलब ये लॉस है। बस ये दो को छोड़ के बाकी सब ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब, है ना। मैं जो एग्जांपल लिखा हूं उसमें कैश और पीएल अकाउंट को छोड़कर, क्योंकि कैश पहले से रियलाइज है और पीएल अकाउंट लॉस है ना, एसेट साइड है मतलब लॉस है, तो इनको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। चलो और कुछ बातें लिख लेते हैं नोट में। एन एसेट against which a provision or reserve has been created should be transferred at its gross figure। देखो चलो क्या लिखे हैं, कोई एसेट है, अगर कोई एसेट है जिसके अगेंस्ट में कोई रिजर्व या प्रोविजन क्रिएट हुआ है, तो उस एसेट को हम नेट फिगर में नहीं ट्रांसफर करके ग्रॉस फिगर में ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। मैं बताता हूँ, जैसे मेरा इस एग्जांपल में देखो, डेटर के अगेंस्ट में क्रिएट हुआ है क्या, प्रोविजन, है ना। डेटर के अगेंस्ट में क्रिएट हुआ है प्रोविजन 4000 का, तो नेट फिगर 30,000 है डेटर का, ग्रॉस फिगर 34,000 है, तो मैं यहां लिखा हूं कि अब 34,000 ट्रांसफर करना रिलायंस अकाउंट में, 34,000। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं साथ में चलो कर, ये जो अभी अभी आप एंट्री लिख लो, अभी मैं जो लिखने जा रहा हूं आप मत लिखना, बाबा लोग ये आप मत लिखना, ठीक है। तो क्या नहीं लिखना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू, सारे एसेट को ट्रांसफर करना है कि करके, तो बिल्डिंग कितना 1,20,000 बुक वैल्यू में ट्रांसफर करना है, बिल्डिंग 1,20,000, फिर इन्वेस्टमेंट 30,600 है, और इसका भी देखो प्रोविजन यहाँ पर है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्शन रिजर्व इधर है ना 8,000, तो इसको भी हम ग्रॉस फिगर मतलब 30,600 में ही ट्रांसफर करेंगे, 30,600 से ग्रॉस फिगर ही है। फिर और क्या एसेट है सर जी, डेटर 34,000, डेटर को हम ट्रांसफर करेंगे 34,000 में, 30,000 में नहीं, मतलब ग्रॉस फिगर में, यही बोला था आपको। बिल्स रिसीवेबल 37,400, बिल्स रिसीवेबल 37,400। फिर बेटा कैश और पीएल तो करना नहीं है बताया, गुडविल 4,000, गुडविल 4,000। तो मैं अगर जोड़ूं, कहाँ गया कैलकुलेटर, मैं अगर जोड़ूं तो ये हो जाएगा 1,20,000 प्लस 30,600 प्लस 34,000 प्लस 37,400 और प्लस 4,000, 2,26,000 टोटल आया आपका। तो ये जाएगा डेबिट साइड में।
तो ये आपको अभी नहीं लिखना है, आपको खाली एंट्री लिखना है अभी, ये आप बाद में खुद करोगे। मैं इसको बॉक्स में रख देता हूँ, ठीक है। ये आपको अभी नहीं करना है, मैं बताया, मैं स्टेप बाई एंट्री आपको बताते जाऊंगा और इस नंबर में क्या होगा वो भी बताऊंगा साथ में आपको। तो सबसे पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी एसेट्स हमारा है उसको ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। बट किसको किसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, कैश एंड बैंक बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करेंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट मतलब ये लॉस है उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, और कोई अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है मतलब जिसका रिकॉर्ड बैलेंस शीट में नहीं है ना, जो आपको बैलेंस शीट के बाहर मिलेगा एडजस्टमेंट में, उसको भी ट्रांसफर नहीं करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया, एसेट ट्रांसफर हो गया रियलाइजेशन अकाउंट में। अब दूसरा स्टेप में क्या करने वाले हैं सुनो बच्चों लोग। सर जी अभी आपने लिखाए थे नोट नंबर 2 में कि जो एसेट है उसको हम ग्रॉस फिगर में ट्रांसफर करेंगे, नेट फिगर में नहीं करेंगे। तो सर जी वो जो प्रोविजन क्रिएट हुआ है उनका क्या करेंगे, एसेट अगेंस्ट में जो प्रोविजन और रिजर्व उनका क्या करेंगे। बच्चों लोग एसेट के अगेंस्ट में जो प्रोविजन रिजर्व क्रिएट हुआ है ना, उनको सेकेंड स्टेप में हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ऑटोमेटिक जो है एसेट नेट फिगर में आ जाएगा जब उनका प्रोविजन को ट्रांसफर कर दोगे तब, वो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड स्टेप में लिखो एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल प्रोविजन एंड रिजर्व अगेंस्ट एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बच्चों फर्स्ट स्टेप में हम क्या किए थे, केवल एसेट को ट्रांसफर किए थे रियलाइजेशन अकाउंट में। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, एसेट्स का जो जो प्रोविजन है उनको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे यहाँ पर मेरा कहानी में तो देखो दो ही प्रोविजन है, एक है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, और एक डेटर का क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना। और भी प्रोविजन रिजर्व हो सकता है एसेट के अगेंस्ट में, तो मैं पहले पूरा लिखा देता हूं, लिखो बच्चों। देखो बच्चों एसेट्स ना डेबिट बैलेंस शो करता है, सही है, एसेट डेबिट बैलेंस शो करता है, डेबिट होता है एसेट मतलब। तो जब एसेट को ट्रांसफर किए तो आपको एसेट को क्या करना पड़ा सर जी, क्रेडिट करना पड़ा। तो एसेट का जो प्रोविजन होगा ना वो उल्टा बैलेंस शो करेगा। अगर एसेट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो एसेट का जो भी प्रोविजन होगा वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका लायबिलिटी साइड में है, और सबको पता है लायबिलिटी साइड में जो भी आइटम रहता है वो कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट। आपका इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है डेबिट बैलेंस, बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कौन सा बैलेंस शो कर रहा है सर जी, क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप क्या करते हो, डेटर से आप लेस कर देते हो। अगर डेटर से लेस नहीं करोगे तो इसको आपको लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा, इस प्रोविजन 4000 को। तो मैं इतना बोलना चाहता हूं बच्चे लोग, एसेट्स डेबिट बैलेंस शो करता है, बट एसेट के अगेंस्ट में जो प्रोविजन क्रिएट होता है वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो मतलब प्रोविजन क्रेडिट होता है, तो जब प्रोविजन को क्लोज करोगे ट्रांसफर करोगे तो प्रोविजन को डेबिट करना पड़ेगा आपको, सारा प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मैं चाहूंगा तो एक लाइन खाली लिख सकता हूं, प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स, तो और इजी हो जाएगा। बट मैं आपको प्रोविजन का नाम लिखा दे रहा हूं ताकि आगे आपको फायदा हो, मतलब आपको आगे सुविधा हो। सर पढ़ने से फायदा थोड़ी होता है, नुकसान है हमारे लिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट। बहुत इजी है बच्चों लोग। 2
कहाँ ट्रांसफर करना है सर? रिलाइजेशन अकाउंट में। तो टू रिलाइजेशन अकाउंट, सारा प्रोविजन को डेबिट कर देना है ना, और रिलाइजेशन को क्रेडिट कर देना। अच्छा मान लो मैं इसमें लिया नहीं, मान लो बेटा रहता है जनरल रिजर्व, है ना, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं कर देना क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है ना। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स ये डेटर के अगेंस्ट में क्रिएट हुआ है। प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन ये आपका फिक्स एसेट के अगेंस्ट में क्रिएट हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये आपका इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में क्रिएट हुआ है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर डेटर के अगेंस्ट में क्रिएट हुआ है। कंटिजेंसी रिजर्व ये किसी फिक्स एसेट के अगेंस्ट में क्रिएट हो सकता है इमरजेंसी के लिए, है ना। तो इसमें आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं कर देना, है ना, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वो सबको ट्रांसफर नहीं करना। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या किए, एसेट्स को ट्रांसफर कर दिए रिलेशन अकाउंट में। दूसरा स्टेप में क्या किए, एसेट का जो अगेंस्ट में जो प्रोविजन है रिजर्व उनको ट्रांसफर किए हैं रिलेशन अकाउंट में। तो हमारा इस नंबर में, अगर मैं इस नंबर को करूं तो इस नंबर में हमारा डेट के अगेंस्ट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट फ्लेक्शन रिजर्व है, बस दो ही ठो है और तो कुछ नहीं है। ये दोनों डेबिट होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4000, मैं यहां लिखता हूं, ये आपको नहीं लिखना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड 4000, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये 8000, टू टू हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा कितना सर जी? 12000, है ना। तो ये जो बॉक्स में आपको नहीं लिखना है अभी, ठीक है। तो अपना दो स्टेप खत्म हो गया बच्चों लोग। नेक्स्ट तीसरा स्टेप, चलो आप क्या किए, एसेट को ट्रांसफर कर दिए, सारे एसेट को ट्रांसफर कर दिए रिलेशन में, खाली कैश, बैंक बैलेंस, डेबिट बैलेंस, पीएल अकाउंट, मतलब जो लॉस है उनको छोड़कर, और उन एसेट को जो बैलेंस शीट के बाहर है, मतलब जिसको अनरिकॉर्डेड एसेट बोलते हैं, उनको छोड़कर बाकी सारे एसेट ट्रांसफर कर दिए रिलेशन में। फिर हम एसेट के अगेंस्ट में जो प्रोविजन उनको भी ट्रांसफर कर दिया रिलेशन में। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो देखो आपका ज्यादा कारपीट हो गया है ना सर? हाँ, तो बच्चे लोग आपका देखो, यहाँ से बिल्डिंग खत्म 1,20,000, इन्वेस्टमेंट भी खत्म आपका, डेटर्स भी खत्म, उसका प्रोविजन भी खत्म, बिल्स रिसीवेबल खत्म, है ना। कैश और पीएल कैसे खत्म करेंगे वो बाद में बताऊंगा आपको मैं। गुडविल, गुडविल भी आपका खत्म। बच गया दो चीज, कैश और पीएल अकाउंट, है ना। ये दोनों भी अगर यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो आपका एसेट साइड जीरो हो जाएगा, है ना, मजा आ जाएगा। एसेट साइड क्या हो जाएगा? जीरो। तो फिलहाल हमारा दो चीज बचा है, कैश और पीएल, है ना, इनको कहीं ना कहीं भेजेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों लोग, आ जाए लाइबिलिटी साइड। तो अब हम क्या करेंगे, दो लाइबिलिटी होता है, एक आउटसाइड लाइबिलिटी और एक घर वाला लाइबिलिटी। घर वाले मतलब जो पार्टनर्स को देना है। तो आउटसाइड लाइबिलिटी में क्या आएगा हमारा? क्रेडिटर्स आएगा। हाँ अच्छा, एक की वाइफ से जो लोन लिए हैं वो भी आपका आउटसाइड लाइबिलिटी होगा। बी से जो लोन लिए हैं वो पार्टनर्स लोन होगा, है ना, वो आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होगा। तो मात्र हमारा इस क्वेश्चन में दो ही तो आउटसाइड लाइबिलिटी है, एक क्रेडिटर और एक क्या, मिसेस एस लोन। तो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, जो आउटसाइड लाइबिलिटी जितना भी है उसको ट्रांसफर करेंगे रिलाइजेशन अकाउंट में। लिखो, एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल
आउटसाइड लाइबिलिटीज टू रिलेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, है ना। तो बच्चों बताओ लाइबिलिटी क्रेडिट होता है सर? हाँ, लाइबिलिटी कौन सा वैल्यू शो करता है सर? क्रेडिट। तो जब लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा, डेबिट, है ना। लाइबिलिटी यहां डेबिट होगा, है ना। सारा लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे। कौन सा लाइबिलिटी सर? सारा आउटसाइड लाइबिलिटीज टू रिलेशन अकाउंट। फिलहाल क्या हुआ है, लाइबिलिटी घटा है फार्म का, और लाइबिलिटी घटने से फायदा फायदा है, इसलिए हम यहां किसको क्रेडिट करेंगे? रिलेशन को। पहला स्टेप में क्या हुआ था, अपना एसेट घटा था, है ना। यहां घटा था तो नुकसान मान के किसको डेबिट कर दिए सर? रिलेशन को। जब इसी एसेट को बेचेंगे तो वहां फायदा होगा, जब इसी एसेट को बेचेंगे मार्केट में तो फायदा होगा, तो उस समय रिलेशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सर ज्यादा मत बताओ नहीं तो हम लोग सब भूल जाएंगे। जितने भी आउटसाइड लायबिलिटी दिखाओगे सब इंडिविजुअली लिखना, अलग अलग, जैसे एसेट लिख रहे थे, है ना। चलो कुछ यहाँ भी नोट लिख लो कि कौन, बच्चे लोग नोट लिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो क्योंकि मैं तो लिख दिया हूँ। खाली कौन सा लायबिलिटी ट्रांसफर होगा रिलेशन में? अभी आउटसाइड लायबिलिटी, है ना, घर वाला नहीं होगा, फिर भी लिख लो। पार्टनर्स पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये ट्रांसफर नहीं होगा रिलेशन अकाउंट में। फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो आपको मिलेगा लायबिलिटी साइड में, जनरल रिजर्व या पीएल अकाउंट लिखा रहेगा या रिजर्व फंड लिखा रहेगा, है ना। तो ये सब आपका ट्रांसफर नहीं होगा आपका रिलेशन अकाउंट में। फिर पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, है ना, ये भी ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, हाँ, मतलब वो लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट के बाहर दिया हुआ है, आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, इनको ट्रांसफर नहीं करेंगे। मैं तो पहले से बता दिया था आपको, केवल आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर होगा। तो मैं इस नंबर में अगर करूं एंट्री पास, तो मेरा इस एग्जांपल में बेटा दो ही लायबिलिटी खाली आउटसाइडर है ना, एक क्रेडिटर्स और एक मिसेस एस लोन। तो क्रेडिटर को हम कितना ट्रांसफर करेंगे, 80,000 में कि 82,000 में? सर जी 82,000 में। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड 82,000, है ना। मिसेस एस लोन, एक की वाइफ से कितना लोन लिया बच्चों लोग हम लोग? सर 40,000, 40,000, है ना, टू, है ना। फायदा हो गया फिलहाल अभी तो, क्योंकि घट गया। एक लाख 22,000, है ना, मेरा इस एग्जाम्पल में। लेकिन आपको ये नहीं लिखना है, क्रॉस कर दे रहा हूं, है ना। मैं एंट्री समझा रहा हूं, साथ में मैं आपको इस एग्जाम्पल का एंट्री करके दिखा रहा हूं, जो एग्जाम्पल लिया था आपका मैं। तो अब देखो हमारा यहां से एक क्रेडिटर्स भी खत्म हो गया, बट याद रखना उसका प्रोविजन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 2,000 क्रेडिटर्स खत्म हो गया है, बट उसका प्रोविजन नहीं खत्म हुआ है, और ये भी खत्म हो गया, है ना। तो अब क्या क्या बाकी है? 20 लोन को खत्म करना बाकी है यहां से। अगर जनरल रिजर्व है, मेरा इस एग्जाम्पल में नहीं है, लेकिन अगर होगा तो उसको खत्म करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इधर खत्म हो ही चुका है पहले से, है ना। एसेट का ये प्रोविजन है ना, तो इसको हम सेकंड स्टेप में ट्रांसफर कर चुके हैं। और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो क्या क्या बच गया लायबिलिटी साइड में? सर जी 20 लोन
और अगर जनरल लीजर रहेगा तो जनरल लीजर, मेरा इस नंबर में नहीं है जनरल लीजर, लेकिन लेना चाहिए था मेरे को, भूल गया। फिर कैपिटल, ये 3 चीज अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। सर वो भी तो नहीं हुआ है ना, क्रेडिटर का जो प्रोविजन वो अभी कर देंगे ना, जो क्रेडिटर का प्रोविजन 2000 है वो अभी क्लोज कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे रिलायंस अकाउंट में। बट बेटा 20 लोन अकाउंट, जनरल लीजर मतलब जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो कैपिटल है, इनको हमको रिलायंस में ट्रांसफर करना ही नहीं है ना। पार्टनर्स लोन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, मतलब जो आपको बैलेंस शीट के बाहर मिलेगा लाइबिलिटी, उनको ट्रांसफर नहीं करना है रिलायंस अकाउंट में। तो सर अभी आप क्या करने वाले हो? बच्चों अभी हम लोग क्या करने, क्रेडिटर के अगेंस्ट में जो प्रोविजन था ना 2000 का, इसको ट्रांसफर करेंगे, है ना। जैसे हम पहले एसेट को ट्रांसफर किए थे, फिर एसेट का प्रोविजन को ट्रांसफर किए थे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम क्या किए हैं, आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर किए हैं। तो फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी का कोई अगर प्रोविजन है तो उसको ट्रांसफर करेंगे रिलायंस अकाउंट में। एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल प्रोविजन अगेंस्ट लायबिलिटीज टू रिलाइजेशन अकाउंट। और ना जनरली एक ही प्रोविजन मिलता है, क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। तो बच्चों लोग बात बताओ, क्रेडिटर लाइबिलिटी है और मतलब क्रेडिटर आपका क्रेडिट बैलेंस शो करता है, तो क्रेडिटर का जो अगेंस्ट में प्रोविजन है वो कौन सा बैलेंस शो करेगा, डेबिट। तो अभी डेबिट आइटम को खत्म करना है, डेबिट आइटम को क्लोज करना है, तो डेबिट को क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो यहाँ प्रोविजन क्रेडिट होगा आपका और रिलेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन अगेंस्ट लाइबिलिटीज अकाउंट। जनरली क्या एक ही प्रोविजन रहता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, जो क्रेडिटर के अगेंस्ट में क्रिएट होता है। 4 स्टेप खत्म। तो मैं यहां लिख देता हूं, इस क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, बड़ा इजी है। रिलेशन को डेबिट करेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट। शायद 2000 था ना, 2000 2000 बच्चों लोग, 2000, हाँ। क्रेडिटर क्रेडिटर था 82,000 और उसका प्रोविजन 2000, फिर 80,000 आपका नेट फिगर आया था। तो क्रेडिटर को अपने को देना कितना है बच्चों लोग, जब पेमेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, क्रेडिटर को 82,000 देना है कि 80,000 देना है? सर जी 80,000 देना है। तो 4 स्टेप आपका खत्म हो गया, ये भी आपको नहीं लिखना है ना। मैं आपको खाली स्टेप्स अभी लिखा रहा हूं, आप सारे स्टेप्स पहले लर्न कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, फिर इस नंबर को खुद करना। तो क्या क्या स्टेप खत्म हुआ बच्चों लोग, पहला क्या किए, सर पहला जितने भी एसेट्स हैं उनको ट्रांसफर किए रिलायंस अकाउंट में, कुछ एसेट को छोड़ के, जो नोट में लिखा दिया हूं। फिर दूसरा हम क्या किए, एसेट का जो प्रोविजन और रिजर्व उसको ट्रांसफर किए रिलायंस अकाउंट में। फिर तीसरा में क्या किए, जो आउटसाइड लायबिलिटी है उसको ट्रांसफर किए रिलायंस अकाउंट में। और चौथा में क्या किए, जो आउटसाइड लायबिलिटी है उसका प्रोविजन को ट्रांसफर किए रिलायंस अकाउंट में। ये 4 काम हम कर चुके हैं। तो अब बैलेंस शीट में देखो कौन कौन सा आइटम है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो क्या हो गया, चलो मैं बता देता हूं। एसेट साइड में कैश और पीएल,
ये दो आइटम बाकी हैं अभी, है ना। इन दोनों को भी खत्म कर लेंगे, यहाँ से हटा देंगे तो आपका एसेट साइड जीरो हो जाएगा। और लाइबिलिटी साइड में क्या, एक 20 लोन, और अगर जनरल रिजर्व इस नंबर में तो नहीं है, अगर रहता तो, और कैपिटल, है ना। मतलब आपका देखो एसेट साइड में कैश और पीएल बच गया है अभी आपका बैलेंस शीट में, मतलब बैलेंस शीट का अमाउंट अभी तक जीरो नहीं हुआ है। मैं बोला था जब तक बैलेंस शीट का अमाउंट जीरो नहीं हो जाएगा तब तक आपका फॉर्म क्लोज नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं होगा। और लाइबिलिटी साइड में बच गया है 20 लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल। तो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करने वाले हैं बच्चों हम लोग, तो बच्चे लोग शायद और अभी और पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बहुत लेंदी है अभी, करीब करीबन 12-13 स्टेप है, ठीक है ना। तो अभी तक हम 4 ही स्टेप पढ़े हैं, तो आप एक काम करो, 4 स्टेप अच्छे से आप समझ लो और लर्न भी कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो बाकी मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास बताता हूँ, है ना। ये 4 स्टेप आप लर्न कर लेना बच्चों लोग, समझा तो दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ